नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SPN-KS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड नामक अध्याय के इस 16वें व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लवण जल अपघटन की, साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? लवण जल अपघटन किसे कहते हैं? किसी लवण की जल से क्रिया जिसमें लवण का ऋणायन या धनायन जल से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन सांद्रता में परिवर्तन करता है। किसकी? जल की हाइड्रोजन सांद्रता में परिवर्तन करता है, जल अपघटन कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझ लेना चाहिए कि जब लवण जो है वो जल से क्रिया करके pH में परिवर्तन करती है ना, विलयन की pH में परिवर्तन होना चाहिए, केवल तभी ये जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अगर pH में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं कहते। तो किसी लवण की जल से क्रिया जिसमें लवण का ऋणायन या धनायन जल से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन सांद्रता में परिवर्तन लाता है, जल अपघटन कहलाता है। जल अपघटन से लवण वही अम्ल व क्षार देता है जिससे वह बना होता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद वही एसिड और वही सॉल्ट, वही बेस मिलता है जिससे कि वो सॉल्ट बना होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCN, सोडियम साइनाइड, ये लवण है, जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCN, तो ये दोनों वही अम्ल और क्षार है जिससे NaCN मिलके बना होता है। अर्थात यह उदासीनीकरण के विपरीत क्रिया है। ये इसको उल्टा लिख दें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, उदासीनीकरण हो गया। उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, तो ये उदासीनीकरण कहलाता है। तो ये उदासीनीकरण के जो है विपरीत अभिक्रिया हो गई। तो जल अपघटन बेसिकली उदासीनीकरण के विपरीत अभिक्रिया होती है। इसके उपरांत विलयन अम्लीय व क्षारीय हो सकता है। या तो हाइड्रोलिसिस के बाद या तो विलयन अम्लीय हो सकता है क्योंकि pH में परिवर्तन हो रहा है। तो pH में परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, या तो विलयन अम्लीय हो सकता है या तो विलयन क्षारीय हो सकता है। तो इसके उपरांत मतलब जल अपघटन के उपरांत हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के उपरांत विलयन अम्लीय व क्षारीय हो सकता है, जो प्राप्त अम्ल या क्षार की आपेक्षिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमें अम्ल या क्षार मिला है वो कितनी मात्रा में मिला है। विभिन्न लवणों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब हम लवण अपघटन समझने से पहले लवणों को समझ लें कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, ये प्रकार किस प्रकार है हम जानते हैं कि अम्ल दुर्बल और प्रबल हो सकते हैं, इसी प्रकार क्षार भी दुर्बल और प्रबल हो सकते हैं। तो अम्लों की इनकी जो दुर्बलता और प्रबलता के आधार पर इनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, इसी प्रकार प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, इसी प्रकार इनको दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, है ना। और तो इसी प्रकार ये 4 कॉम्बिनेशन इनके बने, जिनको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। दोनों ही प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। अब आप कल्पना करो, प्रबल अम्ल कौन सा? HCl, जानते हो आप, और प्रबल क्षार KOH। तो KOH और HCl से बना कौन सा लवण हुआ? KCl। इसी प्रकार NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना विलयन। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, ये
नाइट्रिक अम्ल और NaOH से बना हुआ लवण। तो इस प्रकार ये लवण है ये जिनमें अम्ल भी, जिनका जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके बने हैं। अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। जल अपघटन में इनका पूर्णतः आयनन हो जाता है। अब चूंकि ये दोनों प्रबल उससे हैं तो इनका आयनन पूरा 100% आयनन हो जाता है तथा विलयन उदासीन होता है। विलयन उदासीन क्यों होता है? क्योंकि प्रबल अम्ल बनता है और प्रबल क्षार बनता है ना। तो न तो ज्यादा अम्ल ज्यादा मात्रा में रह जाता है, न तो क्षार ज्यादा मात्रा में रहता है। वो अम्ल और क्षार जो है वो एक दूसरे को पूर्णतः न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए विलयन हमेशा उदासीन रहता है। और जब विलयन उदासीन रहा, पीएच में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो जैसे हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी लवण जल अपघटन की, तो इसमें लवण जल अपघटन हुआ ही नहीं, क्योंकि जो पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ अतः लवण जल अपघटन नहीं हुआ। अतः ऐसे लवणों का जल अपघटन नहीं होता है। तो मैंने ऊपर जब परिभाषा पढ़ी थी हमने, तब मैंने आपको बताया था कि जल अपघटन, लवण जल अपघटन तभी कहलाएगा जब उसमें उसके पीएच में परिवर्तन हो। परंतु इस प्रकार के जो लवण हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए हैं, उनके पीएच में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनका जल अपघटन नहीं कहलाता। तो दोनों इस प्रकार के जो लवण जो दोनों जिनमें दोनों अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हों, उनको उनकी जल से क्रिया करके उनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनका जल अपघटन नहीं होता है। अब दूसरी प्रकार के जो लवण हैं वो है प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल से के लवण का जल अपघटन, जब इसमें क्षार तो प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल हम जानते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल और NaOH से मिलकर सोडियम एसीटेट, इसी प्रकार KCN, HCN और KOH से बना। तो आदि प्रकार इस प्रकार के लवण हैं जिन किस प्रकार के लवण है? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण हैं। इनका जल अपघटन इस प्रकार होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी के एग्जाम्पल फिर इसके आधार पे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इनका जल अपघटन इस प्रकार होता है। ये हम इसका एग्जाम्पल ले लें सोडियम एसीटेट का, जल अपघटन करके जल से क्रिया करके एसिटिक अम्ल और NaOH। जल अपघटन के बाद वही अम्ल और वही क्षार बनता है जिनसे वो बने होते हैं। तो सोडियम एसीटेट किससे बना है? एसिटिक अम्ल और NaOH से। तो ये बन गया। इसका इनको आयनित करके लिख दीजिए। अब चूंकि ये सॉल्ट है तो इसलिए आयनन इसका पूर्णतः हो जाएगा एसिटेट आयन और Na+। जल इसी प्रकार, जल को इसी प्रकार लिख दिया। इसी प्रकार ये दुर्बल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल है, इसलिए इसका आयनन कम होता है, इसलिए इसको भी इसी प्रकार एज सच लिख दिया। और ये प्रबल है, क्षार प्रबल है, तो इसलिए इसका आयनन पूर्णतः हो जाएगा, अतः ये Na+ और OH- दे देगा। तो ये बन गया। तो इसको अपन ने इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पे Na दोनों तरफ है, तो इसलिए Na को यहाँ से हटा दिया। तो इधर क्या रहा हमारे पास? एसीटेट आयन प्लस वाटर और एसिटिक एसिड और OH- आयन। तो ये जो है ये टोटल इस विलयन में ये आयन उपस्थित होंगे। अब चूंकि यहाँ पे आपको इस समीकरण से दिख रहा है कि विलयन के अंदर OH- आयन उपस्थित है, और जब OH- आयन उपस्थित रहेंगे तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारी हो जाएगा, है ना। इसके पीएच में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए ये जल अपघटन कहलाएगा। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जो बने लवण होते हैं वो पीएच बढ़ा देते हैं विलयन की, और उसमें OH- आयन की मात्रा ज्यादा होती है। तो विलयन में चूंकि स्वतंत्र OH- आयनों की उपस्थिति के कारण विलयन जो है वो क्षारी होगा। तो क्षारी विलयन। अब इस समीकरण पर, ये जो समीकरण है, इस समीकरण पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, है ना। इसका जल अपघटन स्थिरांक निकाल देंगे हम। वियोजन इसका स्थिरांक लिख दिया अपने KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, इसलिए H सफिक्स लगा दिया हमने। जल अपघटन स्थिरांक KH = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, वो प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, सॉरी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है ना। तो ये वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स रहती है इसलिए उसको लिखा नहीं। तो ये क्या होगा, KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। अब इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, KW इज इक्वल टू होता है H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने, समीकरण नंबर 3 दे दिया इसको। अब अम्ल का वियोजन स्थिरांक, एसिड का वियोजन स्थिरांक, तो Ka इज इक्वल टू एसिटिक एसिड, कौन सा एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का वियोजन स्थिरांक H प्लस आयन एसीटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। एसिटिक एसिड टूट के क्या देगा, H प्लस आयन और एसीटेट आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको K लिख दिया हमने। अब इन दोनों समीकरण से 3 और समीकरण 4 से KW अपॉन Ka क्या होगा, KW जल का आयनिक गुणनफल अपॉन अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या होगा, H प्लस OH माइनस अपॉन ये H प्लस एसीटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, इसको ऊपर हमने पहुंचा दिया। तो यहाँ से H और H कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, कंसंट्रेशन ऑफ OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। ये देखिए ये बिल्कुल समीकरण 2 के समान है। समीकरण 2 क्या है, जल का जल अपघटन स्थिरांक, सॉरी लवण का जल अपघटन स्थिरांक KH, तो इसको हमने KH लिख दिया। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गया, KH इज इक्वल टू जल अपघटन स्थिरांक बराबर क्या हो गया, KW अपॉन Ka। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब पुनः समीकरण 1 पर देखें हम। समीकरण 1 वही जो ऊपर वाला, वो यहाँ ये लिख रखा हमने। समीकरण 1 से एसीटेट आयन प्लस H2O एसिटिक एसिड और OH माइनस आयन। अब माना यदि हम ये मान लें, यदि जल अपघटन की मात्रा अल्फा हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन की मात्रा क्या, अल्फा हमने मान ली, तो ये इस समीकरण को, जो समीकरण 1 है ना, इसमें माना इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लें 1, मान लो शुरुआत में ये 1 था और शुरुआत में चूंकि जल अपघटन नहीं हुआ उस समय इनकी मात्रा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। अब जल अपघटन की मात्रा हमने मान लो अल्फा मानी है, तो साम्यावस्था पर अल्फा इसमें से टूटेगा और अल्फा ये दोनों बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, अल्फा अल्फा बनेंगे। यहाँ से अल्फा अपॉन 2 अल्फा अपॉन 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि एक एसिटेट आयन एक ही ये दे रहा है और एक ही ये दे रहा है। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ ये बात समझ लें कि ये जल अपघटन की मात्रा क्या होती है, अल्फा। ये मात्रा जहाँ कहीं भी ये आए, जल अपघटन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, इस तरीके की चीज, तो वो होता है कि कुल अणुओं में से कितने अणु का वियोजन, या जैसे यहाँ पे जल अपघटन कह रहे हैं ना अपन, तो कितने अणुओं का जल अपघटन हो रहा है। जिस प्रकार परसेंटेज होती है ना, परसेंटेज क्या होती है, 100 में से कितने, इसी प्रकार कुल में से कितने, वो कहलाता है मात्रा, ये अल्फा। जैसे जल अपघटन की मात्रा कह रहे हैं, तो कुल अणुओं में से कितने अणुओं का जल अपघटन हो रहा है, वो ये कहलाता है अल्फा। ठीक है, परसेंटेज जैसी चीज होती है ये। परसेंटेज 100 में से होती है या कुल में से होती है। तो पुनः यहाँ पे आए इस समीकरण में, माना शुरुआत में ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता 1 थी और ये होगी नहीं, साम्यावस्था पर जल अपघटन की मात्रा अल्फा है, तो अल्फा इसमें से टूटेगा और अल्फा ही एसिटिक अम्ल बनेगा, अल्फा ही OH माइनस बनेगा। अब इसकी एक्चुअल
मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कंसंट्रेशन का इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस एल्फा इंटू सी, एल्फा इंटू सी और एल्फा इंटू सी। ठीक है, अब सांद्रता और तन्यता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर इसमें तन्यता लिखेंगे तो 1 माइनस एल्फा अपॉन वी वॉल्यूम, एल्फा अपॉन वी और एल्फा अपॉन वी। अब इस पर ये जो वियोजन की मात्रा के एच बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एल्फा अपॉन वी इंटू एल्फा अपॉन वी अपॉन 1 माइनस एल्फा अपॉन वी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, और ये एक भी ऊपर चला जाएगा, एक भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, के एच इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू वी। तो ये यहां से हमें प्राप्त होगा। यदि आयनन की अब ये बात समझ में आ गई ना आपके, वियोजन की मात्रा के आधार पर के एच की वैल्यू, जैसे समीकरण 2 है ना, उससे के एच की वैल्यू यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव, यहाँ पे तो क्वालिटेटिव है, खाली ये लिखा है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यहाँ पे हमने एक्चुअल कंसंट्रेशन निकाल के यहाँ पे ये रख दी। तो के एच बराबर क्या हमें मिला, एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू वी। ठीक है, अब अपन ये मान लें कि आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, मान लो एल्फा की वैल्यू बहुत कम है, उस कंडीशन में, उस अवस्था में इस 1 माइनस एल्फा को लगभग 1 मान सकते हैं हम। तो इस यहाँ समीकरण में हम 1 माइनस एल्फा को 1 लिख देंगे। ठीक है, तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर अपॉन वी। 1 माइनस एल्फा को तो 1 कर दिया, तो एल्फा स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, तो एल्फा इज इक्वल टू के एच इंटू वी का स्क्वायर रूट। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के एच इंटू वी। वी की वो तन्यता है, सांद्रता के केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के एच अपॉन सी। ठीक है ना, तो एल्फा इज इक्वल टू, अब के एच की वैल्यू दे देंगे यहाँ पे। ऊपर हमने निकाला के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के, ये समीकरण 5 से, तो यहाँ लिख दिया ये एल्फा इज इक्वल टू के एच की जगह क्या लिख दिया, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। ठीक है, ये समीकरण 6 लिख दिया हमने। अब पुनः समीकरण 3 से, समीकरण 3 कौन सा था अपना, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। तो यहाँ पे समीकरण 3 से H इज इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस। ठीक है ना, तो के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस, तो के डब्ल्यू अपॉन, अब ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, एल्फा अपॉन वी, वो यहाँ वैल्यू रख दी, तो या एल्फा इंटू सी ये रख दी हमने। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, के डब्ल्यू एल्फा इंटू सी। तो एल्फा की वैल्यू यहाँ से जो अभी निकाली थी, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, ये वैल्यू समीकरण 6 से यहाँ पे रख दी, किसकी, एल्फा की वैल्यू। तो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, ये यहाँ पे रख दी, और सी पहले से यहाँ पे है ही, ये सी पहले से है ही यहाँ पे, एल्फा की वैल्यू तो रखी है समीकरण 6 से यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी। ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल दी हमने। ठीक है ना, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे एंडरसन समीकरण में, जैसे ऊपर पहले इससे पिछले वाले व्याख्यान में हमने एंडरसन समीकरण में कन्वर्ट किया था, उसी प्रकार से इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इसका माइनस करके लॉग ले लेंगे इसका, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब ये अंडर रूट है तो हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। समझ में आ रहा है नहीं, ये लॉग के सूत्र लग गए इसमें, जो ऊपर जिनसे गुणा हो रहा है वो तो प्लस प्लस रहेंगे, और जो भाग जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। और चूंकि पूरे पे अपन ने माइनस लगा रखा है,
इसलिए इनके साइन ये दोनों माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। ये जो है ये पी एच कहलाता है। माइनस लॉग एच प्लस को क्या बोलते हैं, पी एच। तो ये पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। ये एंडरसन समीकरण हो गया। ये पी एच आ गई किसकी, उस लवण की जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना हुआ है ना। तो ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जो लवण बना हुआ है उसका जल अपघटन हमने देखा, जल अपघटन स्थिरांक निकाला और उसके वियोजन की मात्रा निकाली और उससे हेंडरसन समीकरण से उसके पीएच की मात्रा उसकी पीएच हमने ज्ञात कर ली। तो पीएच का सूत्र क्या मिला हमें, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। ठीक है, तो ये आ गया पीएच किसका, उस लवण का जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना हुआ है। अब हम अब दूसरी प्रकार के लवण ले, तीसरी प्रकार के, है ना। पहले तो दोनों प्रबल से थे, फिर हमने के लिया प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से। अब तीसरा हम ले रहे हैं उदाहरण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण। अब अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तो अम्ल प्रबल HCl और दुर्बल क्षार NH4OH। तो लवण क्या बन गया, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। दूसरा एग्जाम्पल इसका है CH3COO आदि इस प्रकार के लवण हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के लवण के एग्जाम्पल हैं। इनका इस प्रकार इसका जल अपघटन निम्न प्रकार। अब इसमें हम ये वाला एग्जाम्पल लें, ये गलत है। यहाँ पे CH3COO की जगह होना चाहिए NH4NO3, है ना। NH4 मतलब दुर्बल क्षार है ना, तो दुर्बल क्षार होगा NH4OH और प्रबल अम्ल ले लिया HNO3। तो यहाँ पे ये यहाँ पे CH3COO की जगह क्या होना चाहिए, NH4NO3। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इसको करेक्ट कर लें। तो अब एग्जाम्पल हम ये लेते हैं जो कॉमन एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर इनका आयनन करके लिखे थे, इसी तरीके से इसको लिखा है। यहाँ पे देखिए NH4Cl, इसका जल अपघटन होके क्या देगा, ये NH4OH और HCl। ऊपर पढ़ा है ना, लवण वही अम्ल और क्षार देता है जिससे वो बना होता है। तो NH4Cl प्लस H2O NH4OH प्लस HCl, है ना। अब इसका उसी तरीके से ये लवण है तो इसका पूर्णतः आयनन हो जाएगा NH4 प्लस Cl माइनस। जल को ऐसे कैसे लिख दिया, ये दुर्बल है इसलिए इसको ऐसे कैसे लिया, दुर्बल क्षार है इसलिए इसको इसी प्रकार लिख दिया। ये प्रबल अम्ल है, इसका आयनन हो जाएगा तो ये H प्लस और Cl माइनस। ठीक है ना। अब ये इसमें दोनों तरफ से Cl माइनस हटा देंगे तो क्या बचेगा, NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन करके NH4OH और H प्लस दिख रहा है। अब चूंकि इस विलयन में स्वतंत्र H प्लस आयन है ये, अतः विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। इसकी पीएच में परिवर्तन कैसा होगा कि पीएच जो है 7 से कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्सिस में H प्लस आयन स्वतंत्र रूप में रहेंगे। अब जैसे ऊपर हमने लिखा था कि H इज इक्वल टू KW/KB। ऊपर ध्यान करिए कि जो दुर्बल होता है वो यहाँ पे वो लिखा जाता है। जैसे ऊपर पहले वाले केस में अम्ल दुर्बल था तो यहाँ पे क्या था, KH इज इक्वल टू KW/KA। इसी तरीके से ये जैसे ये सॉल्व किया इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, KH इज इक्वल टू KW/KB, है ना। और इसके पीएच का मान कैसे, पीएच की वैल्यू क्या आएगी, उसी की तर्ज पर जैसे ऊपर लिखा था ना उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं अपन। आप इसको उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस हाफ प्लस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। तो जैसे
ऊपर वाले की तर्ज पे जैसे ऊपर करा था सेम उसी तरीके से इसकी पीएच भी यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल रहा जिसमें अम्ल प्रबल था और क्षार दुर्बल था। ठीक उसी की तर्ज पे जैसे ऊपर वाला था ना वैसे कि वैसे इसको अपन निकाल सकते हैं। अब तीसरा जो चौथा और आखिरी एग्जाम्पल है लवण का वो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, जब दोनों ही दुर्बल हो, अम्ल भी दुर्बल और क्षार भी दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल होता है एसिटिक एसिड और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम एसीटेट जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। इस लवण, इस प्रकार के लवण का एग्जाम्पल जिसमें दोनों ही दुर्बल है वो है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट इस श्रेणी का लवण है तथा इसका जल अपघटन निम्न प्रकार होता है। अमोनियम एसीटेट वाटर से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वही अम्ल और क्षार देगा जिनसे वो लवण बना हुआ है। अब इसका उसी तरीके से जैसे ऊपर अपने वियोजन किया है इसको उसी तरीके से वियोजन करेंगे। ये लवण है तो इसका वियोजन हो जाएगा एसीटेट आयन प्लस NH4 प्लस वाटर और ये एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। ठीक है ना, ये दोनों ही दुर्बल है इसलिए हमने इनको इसी प्रकार लिख दिया। अब चूंकि जल अपघटन में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार प्राप्त होते हैं, दोनों ही दुर्बल हैं, अतः इनका आयनन बहुत कम होता है। अतः विलयन में H+ व OH- आयनों की कमी के कारण विलयन उदासीन प्रकृति का ही होता है। इसमें न तो स्वतंत्र H+ आयन मिलेंगे हमें क्योंकि अम्ल दुर्बल है और न ही स्वतंत्र OH- आयन मिलेंगे क्योंकि क्षार भी दुर्बल है। इसलिए इसमें इनके पीएच में कोई परिवर्तन, विलयन जो है वो उदासीन ही रहेगा, है ना। अब इसमें जब दोनों दुर्बल है और दोनों प्रबल में ये फर्क है कि इसमें विलयन उदासीन रहेगा क्योंकि H+ आयन और OH- आयन कम मात्रा में बनेंगे अवश्य, है ना। लेकिन जब दोनों ही दुर्बल, जब जैसे पहले प्रकार का लवण था जिसमें दोनों ही प्रबल थे, है ना, वो उसमें जब दोनों प्रबल थे तो उस अवस्था में पीएच में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आता था। इसमें पीएच में परिवर्तन मामूली से आएगा लेकिन विलयन उदासीन रहेगा क्योंकि दोनों अम्ल और क्षार जो है वो दुर्बल प्रकृति के हैं। तो इसके लिए KH की जल अपघटन स्थिरांक का मान KW अपॉन, इसमें दोनों ही दुर्बल हैं इसलिए K और KB दोनों ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से pH, इसका pH ½ pKw प्लस ½ pKa माइनस ½ pKb। ठीक है ना, ये इसका आ जाएगा। और इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H = √KH हो जाएगा इसका। ठीक है ना, जैसे ऊपर निकाला उसी तरीके से। तो आज के व्याख्यान में हमने पढ़ा जल अपघटन क्या होता है, और जल अपघटन वो क्रिया है जिसमें लवण जो है वो जल से रिएक्शन करके वही अम्ल और वही क्षार देता है जिनसे वो बना होता है, और इसके परिणाम स्वरूप उस विलयन की पीएच में परिवर्तन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पीएच में परिवर्तन होना चाहिए। अब चूंकि 4 प्रकार के लवण हो सकते हैं तो वो 4 प्रकार के लवण हमने पढ़े प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के एग्जाम्पल में चूंकि पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था इसलिए इस प्रकार के लवण जिनमें दोनों ही प्रबल है उसका जल अपघटन नहीं होता है। फिर हमने इसको प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने हुए लवण के एग्जाम्पल को हमने डिटेल में पढ़ा और हमने इसमें इसकी जल अपघटन की मात्रा को निकाला। इसी प्रकार हमने इनके वियोजन की मात्रा को इसकी निकाला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाली, वियोजन की मात्रा नहीं, डिग्री ऑफ जल अपघटन की मात्रा ज्ञात करी, और इसी प्रकार इसका हमने हेंडरसन समीकरण ज्ञात किया। pH = ½ pKw प्लस ½ pKa प्लस ½ log C, ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसके दूसरे जो तीसरे प्रकार के लवण थे जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार था उसके एग्जाम्पल, उसकी भी वैल्यू हमने निकाली। तो वो क्या प्राप्त हुई हमें, pH = ½ pKw
माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये हमें मिला। तो हमें यहाँ याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि देखिए हाफ पी के डब्ल्यू दोनों में, इसमें हाफ पी के ए है और इसमें हाफ पी के बी है, लेकिन साइन में परिवर्तन है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसी तरीके से लॉग सी के में अंतर है। और जो चौथा और आखिरी एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें दोनों अम्ल और क्षार जो है वो दुर्बल है, तो उसके लिए पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए, ये तो हाफ, ये तो पॉजिटिव होता है और बेस में माइनस होता है, तो माइनस हाफ पी के डब्ल्यू। इसमें सी जो है वो सी वाला टर्म इसमें नहीं आता है, तो इनको 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 प्रकार के लवण बताने हैं और 4 प्रकार के लवणों के पीएच और केएच की वैल्यू निकाल के हमें इस प्रकार बतानी है। तो ये रहा इसका लवण का जल अपघटन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। थैंक यू।